हेलो बच्चों। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। 4 मई 2025 को नीट का एग्जाम होने जा रहा है। उन सभी बच्चों के लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं प्रदीप सैनी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट से, मेरे साथ आज हमारी पूरी टीम है, स्वर्णिम की पूरी टीम है। आज हम इसी मुद्दे पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर मिस्टर अजय सक्सेना सर। साथ ही मेरे साथ बैठे हुए हैं केमिस्ट्री के फैकल्टी मिस्टर मुकेश जी देवंदा जी सर। सर के जस्ट आगे की तरफ हैं बायोलॉजी की फैकल्टी मुकेश जी नील सर। और उनके जस्ट लास्ट के अंदर हमारे केमिस्ट्री के सर हैं पिंटू जी सर। तो मैं इस बात को स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं सर से जानना चाहूंगा कि आज के समय में जो बच्चा पूरे वर्ष भर तैयारी करता है और पूरे साल वो माइनर भी देता है, मेजर भी देता है, और उसके साथ साथ कभी कभी उसके मार्क्स बहुत ज्यादा भी आते हैं, कभी कम भी आते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। और साथ ही लास्ट के जो आने वाले 3 से 4 दिन होता है, उस समय में वो अपनी परेशानियों को कैसे दूर करे, इस बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लास्ट के जो 2 से 3 दिन जो बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, और मैं कहूँ तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट जाता है, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो जाता है इस हिसाब से। तो मैं जानना चाहता है कि कोई बच्चा इस 4 से 5 दिन के अंतराल में अपने आप को कैसे फिट रखे, मेंटली कैसे फिट रखे, हेल्दी कैसे फिट रखे, इन सब पे थोड़ा सा मैं आपका गाइडलाइन चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी। मैं जो समझता हूँ ये टाइम इन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 4 मई को इनको एक बड़ी परीक्षा फेस करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे वर्ष भर इतनी तैयारी की है, तो इन दिनों में मैं ये इसको 3 हिस्सों में बांट करके आपसे बात करना चाहूंगा कि एक तो किस तरीके से उसका हेल्थ रहना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ के प्रति वो बहुत अवेयर है, क्योंकि हमें वर्ष भर तैयारी की है और लास्ट दिनों में अगर हम तबीयत खराब कर बैठेंगे तो हमारे लिए बड़ा दर्दनाक हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहूंगा कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखें इस समय, यानी पानी की मात्रा बॉडी में पूरी रहनी चाहिए। इस समय अपन को खाने पीने पे नॉर्मली बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमें कोई भी बाहर की सामग्री को का सेवन नहीं करना है। हमें घर के बनाए हुए खाने का ही सेवन करना है। हो सके तो जूसेस वगैरह ले सकते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ले सकते हैं। बहुत अधिक भी नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है। हमें एनर्जेटिक अपने आप को बना के रखना है। दूसरी बात कि हम बाहर निकल रहे हैं, हमें निकलना पड़ेगा, मान लो पेपर के लिए जा रहे हैं अभी भी और मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, तो इस समय भी हम छाते का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत हाई हीट इस समय है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं ये सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का इन दिनों में आप विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर अपने को 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत आवश्यक रहेगी और उसको अपने को पीसफुल ढंग से लेना है। दूसरी बात, हमें जो हम देखते हैं बच्चों को कि वो क्या है कि खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और मैं ये मानता हूं कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें एनर्जी लेवल अच्छा बना के ही हम अच्छे से परीक्षा को दे सकते हैं। इसलिए लास्ट के दिनों में मैंने बच्चों को घबराते हुए देखा है, मानसिक तनाव में आते हुए देखा है। तो बच्चों, आपको कोई एक दिन आता है जिस दिन ऐसी परीक्षा हमारी होती है कि ऊपर वाला हमें ये आशीर्वाद दे रहा होता है कि आपने वर्ष भर अगर तैयारी की है तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। तो देखिए, आपको सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है इन दिनों। आप ऐसे लोगों से सराउंडिंग में रहेंगे जो कि आपको मोटिवेट करें, जो कि आपको पॉजिटिव रखें, जो कि आपसे अच्छी बातें करें। और उन लोगों से हमें बिल्कुल नहीं इंटरेक्ट करना है जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं या हमें कुछ घबराहट हमारे लिए पैदा कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि बच्चों से कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने छोटे भाई बहनों से बात करें। हम जैसे जो टीचर्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छे वेल विशर्स टीचर्स एंड पेरेंट्स होते हैं और उनके सगे भाई बहन होते हैं, और उनसे वो लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहा था
कि जो भी कोई बच्चा है वो अपने जो भी नजदीकी जो उसके साथ है, सबसे ज्यादा उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं, वो उसको रेगुलरली मोटिवेट करते रहते हैं। मैं हर बच्चे से ये कहना चाहूंगा कि वो अपने पेरेंट्स से बराबर बातें करते रहे, अपने हेजिटेशन को कम करते रहे, और साथ ही मैं ये भी चाहूंगा कि हर एक बच्चा आज के समय में सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है उसको बहुत कम करे। मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले 3 से 4 दिन उसको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में इस समय क्या आ रहा है मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा आपको। सोशल मीडिया में जो टीचर्स मान लो, मेंटर्स मान लो, या और बहुत से ऐसे मोटिवेटर्स होते हैं जो पूरी साल आपको दिखाई नहीं देते, वो आपको यहाँ पे अभी 2 से 4 दिन दिखाई देते हैं। हर एक बच्चा 30 मिनट उसको देखता है, 20 मिनट उसको देखता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसने अपने पूरे 4 से 5 घंटे खराब कर दिए। तो मैं चाहूंगा कि जो उसके नजदीकी हैं, चाहे उनकी खुद के टीचर्स हों, चाहे संस्था में और कोई मोटिवेटर हो, या अपने पेरेंट्स हो, अपने बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो जो पढ़े लिखे हैं, नहीं भी हैं तब भी सबसे ज्यादा वेल विशर्स आपके अपने होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आप लोगों को उन पे विश्वास करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब मैं थोड़ा सा एकेडमिक्स और पढ़ाई के बारे में हम चर्चा करें तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, केमिस्ट्री के सर हैं मिस्टर मुकेश जी देविंदा जी सर, उनसे जानना चाहूंगा कि सर केमिस्ट्री को लास्ट के 2 से 4 दिन जो है बच्चों को किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए। सर केमिस्ट्री के जैसे अपने 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तीनों पार्ट्स की लास्ट की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग अलग होगी। अपन को जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइफ टाइम में रिवीजन करनी है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपने ऑर्गेनिक की, वैसे तो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा पेपर पूरा, एनसीईआरटी को पूरा आपको डिटो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो पार्ट होता है उसका रिवीजन एक बार सभी बच्चे जरूर करें। उससे रिवीजन करने से आपकी जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म को रिलेट करके ही वो क्वेश्चन बनाता है। बाकी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म से वो टफ क्वेश्चन कर लेता है। तो अगर अपने पेपर का लेवल अगर डिफिकल्टी बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसके लिए बच्चे को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए और रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ना चाहिए। और जैसे अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अपन मानते हैं कि जैसे पीरियोडिक टेबल कर लिया, केमिकल बॉन्डिंग कर ली, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया। यहाँ से क्या होता है, जनरली बच्चे को इंटरेस्ट भी होता है और उन टॉपिक को वो तैयार भी कर लेता है। लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री को हर बच्चा इग्नोर करने की कोशिश करता है कि ये तो थ्योरी वाला पोर्शन है और इसमें से इजी क्वेश्चन बनते हैं जो मेरे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से रिलेट होके ही सही हो जाएंगे। तो इससे बच्चा क्या करता है कि ब्लॉक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को अवॉइड कर देता है। अब इस ब्लॉक केमिस्ट्री को आपको अवॉइड नहीं करना है। ब्लॉक केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक है, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक है, पिछले 2-3 साल से जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहा है, अगर टफ कब बना रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन वो, तो डी और एफ ब्लॉक से बना रहा है। तो वहां आपको एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन देखनी है, उसमें जो भी डेटा है उनको प्रॉपर याद करना है। पी ब्लॉक जो चैप्टर वैसे अपने हट गया, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन पार्ट नीट के सिलेबस में दे रखा है, उसको अपन को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको तैयार करना है। लेकिन उसका ये विशेष ध्यान रखना है कि नीट में जो दिया हुआ है पॉइंट उसी को पढ़ना है, तो उसका भी रिवीजन आपको प्रॉपर करना है। तो ब्लॉक वाले दोनों चैप्टर, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का बच्चे विशेष ध्यान दें कि एनसीईआरटी को पढ़ के ही जाएं, वहां से डाटाबेस क्वेश्चन बच्चे पूछता है। और बायोमोलिक्यूल का चैप्टर भी अपना प्योर एनसीईआरटी से आएगा, उसको भी वो बच्चे सभी लोग ध्यान रखें। थैंक यू सर। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। जनरली क्या देखा जाता है, जैसे हम लोग माइनर भी लेते हैं, मेजर भी लेते हैं, तो कभी कभी बच्चा आके शिकायत करता है, सर मैं सब कुछ भूल गया हूं और मुझसे पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो मैं उस बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि जब आप पूरे साल वर्ष भर मेहनत करते हो तो ये तो बात ही नहीं होती कि हम भूल जाएंगे। वो हेजिटेशन है, वो हड़बड़ाहट है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। उस समय हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है नीट के एग्जाम में आपके साथ ऐसा हो जाए, बट उस समय आपको हड़बड़ाहट ना करते बिल्कुल कूल माइंड से आप 1 मिनट के लिए शांत रह सकते हो। उसके बाद दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करें। जो टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं उन क्वेश्चंस को पहले स्टार्ट करने की कोशिश करें, जिससे आपकी हड़बड़ाहट थोड़ी सी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। उससे आपका पेपर धीरे धीरे वापस आपका अपने लय में आने लग जाएगा और उसके चक्कर से आपके 10-15 क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ये जनरली हम लोग देख रहे हैं। तो अब मैं आपको
इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा हमारे यहाँ फिजिक्स की फैकल्टी मिस्टर रमेश सिंह हरिद्वार सर से, जिनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले 3 से 4 दिनों में बच्चा फिजिक्स को किस टाइप से ले और नीट एग्जाम में फिजिक्स को करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो रमेश सर, आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड दें इस मामले में। हाँ, तो बच्चों को जो आने वाला अपना नीट है जिसका एग्जाम 4 मई को है, तो ये जो 3 से 4 दिन है उस फेज के अंदर बच्चे को लगभग अपने फॉर्मूलेस के ऊपर काम करना है, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चंस जो है फॉर्मूले बेस्ड है, तो फॉर्मूले पे फोकस करना है। दूसरा, मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखें। इसी के साथ में बच्चे को इन 3 से 4 दिन के अंदर सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है। दूसरी बात मैं ये कहना भी चाहूंगा कि बच्चे को जो अपनी सिली मिस्टेक है फिजिक्स के अंदर जो जनरली करते हैं उनसे कैसे बचे, तो उनके लिए एक तो बच्चे को अपना हल्के से क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, लाइन द मार्क करके पढ़ना है। इसी के साथ में अपना यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना है। थैंक यू सर। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे यहाँ पे बायोलॉजी की फैकल्टी मिस्टर मुकेश मील सर से। मुकेश मील सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बायोलॉजी में जो है आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर बच्चे को अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, एनसीईआरटी पे कितना फोकस करना चाहिए, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा वो आप बच्चों को बताइए। जी सर। तो देखो बच्चों, आपको पता है अपना जो बायोलॉजी का पेपर है वो एनसीईआरटी बेस होता है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना, जितना हो सके उतनी बार आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी। दूसरी बात, कुछ चीजें बोलने वाली है, तो जैसे एग्जाम्पल वगैरह है, वो डेट वगैरह है, साइंटिस्ट के नेम है, तो उन चीजों को आप बार बार देखें और घबराना नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे माइनर और मेजर दिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हो, अब वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बात करना चाहूंगा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के सर पिंटू जी सर से। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी बच्चों को सर टफ भी लगती है जी सर। थोड़ा सा आप उसके लिए बच्चों को कैसे बच्चा उसको इजी वे में सॉल्व कर सके, कम से कम समय लेके अच्छे क्वेश्चंस कर सके, उसके बारे में थोड़ा सा आप अपना रिव्यू दीजिए सर। देखो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री से जो है वैसे अपने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं अपने डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको सॉल्व हो जाएंगे, बट लास्ट ईयर क्या हो रहा है कि जैसे अपन 3-4 साल की बात करें तो कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन पे भी आ रहे हैं, इसलिए असर्शन रीजन के क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है कि जो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देना है। अगर कोई क्वेश्चन अगर अपने फॉर्मूले बेस्ड नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपके मोल कॉन्सेप्ट से आएगा। वो मोल कॉन्सेप्ट एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंदर आपको करना क्या है कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते पे ये बात बोल रखी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उनको आप हाईलाइट करके रखें। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है इनके अंदर उनको आप बार बार रिवाइज करते हैं। अगर इन 2 चैप्टर के मोल कॉन्सेप्ट और आयनिक के, तो उनमें पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बाकी जो आपके चैप्टर होते हैं जैसे एटॉमिक हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मो, इनसे लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, आपने पूरे साल मेहनत की है, डेफिनेट सक्सेस का जो रिजल्ट आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। चार्ट अब मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट के जेई हेड महेंद्र जी सामुदाई सर से, जो कुछ एग्जाम में आने वाली परेशानियों से कैसे दूर रहें, किस टाइप से हम एग्जाम दें, उसके बारे में कुछ आप बच्चों को सजेशन दें सर। नमस्ते सर। बच्चों, आपको पेपर एकदम कामनेस से देना है। पेपर के ऊपर आप जब 3 घंटे बैठते हो तो फोकस रखना है कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े। कभी कभी क्या होता है, पेपर को पढ़ते वक्त हम लोग जल्दबाजी करते हैं, तो अपने माइंड को स्थिर रखना है और पेपर को एकदम कामनेस से पूरे पेपर को पढ़ना है और अपनी बारीकियों के ऊपर फोकस करना है। जो हम लोग जैसे फिजिक्स में जो गलतियां करते हैं कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन गलतियां नहीं करनी है। अपने मन को धैर्य बनाए रखते हुए अपने को पेपर बहुत अच्छी तरीके से करना है और पेपर बहुत अच्छा करके आप लोग आओगे, ऐसा हम लोग सभी से उम्मीद है। थैंक यू सर। वैसे मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ कि फिजिक्स के अंदर अगर हम देखें तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। आप अगर पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हो तो आपको ऐसा ही लगेगा उसके अंदर कि एक छोटा सा ट्रिक होता है क्वेश्चन के अंदर, वो वहां बच्चा ही कर जाता है कि उसको सही नहीं पढ़ता और फिर घर जाके कहता है कि मैं इसको सही नहीं पढ़ पाया, वरना ये क्वेश्चन मेरे को पहले से आता था। तो फिजिक्स में स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि
हर एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल तरीके से पढ़े, एक एक वर्ड का मीनिंग समझे, जिससे आप उसमें गलती नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक्स होने के फिर चांस नहीं होंगे। और अगर आप लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो तो मैं ये कहना चाहूंगा जो रफ स्पेस है उस रफ स्पेस को पूरा यूज ले, उसमें जो पहले से अक्षर लिखे हुए होते हैं उन पे सॉल्यूशन ना करें, रफ स्पेस दिया हुआ आता है उसमें सॉल्व करें, शायद आपकी कुछ मिस्टेक्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब मैं आपको दोबारा से डॉक्टर साहब के पास ले जाना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि अब जो कुछ और चीजें जो सर बताना चाहते हैं, कुछ बच्चा कहीं कुछ चीजें छोड़ देता है तो उसके लिए मैं सर से चाहूंगा कि वो आपको कुछ बताएं। बिल्कुल प्रदीप जी, जो मैं सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने वर्ष भर तैयारी की है और आपने इतनी मेहनत की है और इस मेहनत को आपको वहां पर लगा के आना है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैंने एक बात कही कि भाई हेल्थ इश्यू जो है उसका अपने को ध्यान रखना ही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जो पेपर से संबंधित जो बातें हैं कि क्या हमें ध्यान रखने की बातें होती हैं कि हमें जब सेंटर पे जाना है तो हमें सेंटर को लेकर के बहुत एक्टिवली उसको जज करना है कि सेंटर आपका कहाँ है। उस सेंटर के अंदर जैसे हम कई बार देखते हैं कि सीसीए के 3 कैंपस हैं, तो अब आप किसी एक स्कूल के अंदर आपका सेंटर आया तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको प्रीवियसली ये पहले पता लगाने कि एग्जैक्ट लोकेशन सेंटर की क्या है। मान लीजिए सीसीए के 3 कैंपस हैं, उनमें से कौन से कैंपस में एग्जाम हो रहा है, ये अपने को महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब ड्यू टाइम में चला जाए बच्चा, पहले ही चला जाए और पहले देख ले तो बहुत ही अच्छा है। बाकी पेरेंट्स इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि सेंटर कहाँ हमें पहुंच करके परीक्षा देनी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात कि जो आपका एडमिशन कार्ड है उसका आपको पूरा अध्ययन कर लेना है कि एडमिशन कार्ड पे जो आपका रोल नंबर लिखा हुआ है उसको आप लिख करके देख लें। कई बार हमारे माइंड में रोल नंबर थोड़ा बहुत रहना चाहिए कि हमें क्या वहां पे लिखना है जाकर के, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ओएमआर शीट की जो विशेष पूर्तियां हैं वो कैसे हमें पूर्ति करनी है। दूसरी बात, हम जब एग्जामिनेशन में जा रहे हैं वहां पे हम अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिवली लेकर के जाएंगे और समय से पूर्व जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने बच्चों को देखा है हड़बड़ाते हुए देखा है, तो वो जब एक तो अपनी चीजें सारी अपने को साथ में रख करके लेके जानी, दूसरा ड्रेस कोड का भी एक बड़ा इशू रहता है। तो ड्रेस कोड हमें बहुत सिंपल रखना चाहिए, जैसे हम नॉर्मल अपनी चप्पलें पहन के जाएं, हम हाफ बाजू का शर्ट या टी शर्ट पहन के जाएं और कैजुअल एक आप ट्राउजर अपना लेकर के जा सकते हैं, बच्चियां टॉपर पहन करके जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के एक नॉर्मल सा हमें एक वो लेकर के जाना है और हमें वहां पे जाकर के एक तो क्या एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा नो डाउट बड़ा प्रेशर में रहता है, तो मैं ये कहूंगा कि अपने इष्ट देव को याद करके बैठेगा, अपने अच्छे वेल विशर्स हमारे जैसे लोगों को याद करके बैठेगा तो उसको थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिविटी मिलने वाली है। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था इसमें कि जैसे बच्चा क्या करता है, जिस दिन एग्जाम होती है उसके पहले दिन भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्टडी करते रहते हैं, रात भर स्टडी करते रहते हैं। क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं जानना चाहता था कि या ये चीज सही है या हमें पहले दिन थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, अपने दिमाग को जो है थोड़ा सा शिथिल करना चाहिए, उसके बाद एग्जाम देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि इस समय बच्चे को मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्टिव नहीं रहना चाहिए। एक दिन पहले उसको रिलैक्स हो जाना चाहिए और एक दिन की जो 6 से 7 घंटे की स्लीप है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो उस स्लीप को पूरा ले और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स लेके जाए और वहां जाके ही उसको 2 बजे बैठ के अपने माइंड को एक्टिव करना है, ये थोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पेरेंट्स ये बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे को सेंटर पे पूर्व में लेके जाएं और परीक्षा हॉल में कुछ जैसे इन्विजिलेटर्स हैं वो उनसे कुछ पूर्तियां कराते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना होता है। तो उस इंटरेक्ट में कई बार बच्चे मैंने देखा इरिटेट होते हैं, तो उनको वो इरिटेशन नहीं आना चाहिए, वो एक पार्ट ऑफ द एग्जाम है। मतलब वहां पे कैसी भी परिस्थितियां हो आपको उसके प्रति तैयार रहना है। उस परिस्थितियों में आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है और ये बहुत जरूरी होता है कि हम उन लोगों को कोऑपरेट करें। दूसरी बात, हमें जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें और कुछ भी नहीं देखना होता है, हमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने होते हैं कि हमारे सामने जो जो चीजें आ रही हैं उसको हम उसी हिसाब से, क्योंकि जितना थॉट प्रोसेस आप ज्यादा ओवर एक्टिव चलाएंगे
तो चीजें घालम पेल होने का डर रहता है। तो मैं बच्चों को एक ये भी सजेशन दूंगा कि प्रैक्टिकली अपने पेपर को एक 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते चलेंगे, और उसमें हमें स्पीड और एक्यूरेसी, हम सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम 2 राउंड में, 3 राउंड में, जैसे भी हमने एक स्ट्रेटजी ले रखी है कि हमें इजी क्वेश्चन जल्दी करने हैं, और उसके बाद हमें अपने जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा टाइम देते हुए चलना है। और इन सब बातों में ये ध्यान रखना है कि जो स्पेस आपको मिला हुआ है, वहां स्पेस में आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करके क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। और बीच बीच में जो OMR शीट है उस पर बहुत ध्यान रखना है कि हमें OMR शीट का 15 से 20 मिनट कैसे बचा के उसको भरना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और 10 मिनट में OMR भरना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल, रेगुलरली साथ साथ पढ़ते हैं वो उसको साथ साथ पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि बायोलॉजी अगर करिए तो बायोलॉजी को पढ़ लें, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का एक राउंड लिया है उसको पढ़ लें, फिर दूसरा तीसरा राउंड उन्होंने जो लिया है उसको। कभी बच्चा जैसे ऐसे लगता है कि जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसको ऐसा लगा कि ये मेरे को नहीं आया, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आया वो मेरे को नहीं आया, थोड़ा सा हड़बड़ाहट जाता है। तो अपन ये नहीं कर सकते कि एट ए टाइम उसको एक ही क्वेश्चन दिखे, उसको ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि पहले में जो क्वेश्चन मैंने सही करा है या गलत करा है। एट ए टाइम 180 जो क्वेश्चन है उसमें एक ही क्वेश्चन उसको दिखना चाहिए उस समय, और उसी पे पूरा फोकस होकर काम करना चाहिए। बस यही आपकी धैर्य की परीक्षा है। जैसे आप प्रदीप जी ने बोला कि हम बाउंसर्स कहते हैं इनको, कि भाई एक क्वेश्चन आया, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर दूसरा आया, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आप इसको डक करना सीखें। और आप जब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा धैर्य के साथ बढ़ेंगे तो आपका क्या है, वो मनोबल बढ़ने लग जाएगा, और धीरे धीरे आपसे चीजें क्या होने लगेंगी, मेंटेन होने लगेंगी। क्योंकि वो एक 3 घंटे का जो प्रोसेस वो है ना, वो वहां पर आपकी परीक्षा है। और वहां पे मैं आपसे ये कहता हूं कई बार कि आपको सारी अपनी एनर्जी उस दिन के लिए बचा के रखनी चाहिए, और उस दिन उस ईश्वर से कामना करनी चाहिए कि मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, मैंने पूरी मन से और दिल से तैयारी की है, मैं इस पूरी एनर्जी के साथ मैं एक ऐसे काम करूंगा कि मैं उस पेपर को फोड़ के आऊंगा। अगर इस सकारात्मक विचारधारा के साथ बच्चा बैठता है तो डेफिनेटली उसके साथ बेटर होता है, क्योंकि चीजें आपने याद कर रखी होती हैं। थोड़ा सा आपका क्या होता है कि जो आपका पैनिक माइंड होता है या आपके जो थॉट प्रोसेस होता है, उसमें मैं ये सजेशन दूंगा कि इन 3 से 4 दिनों में भी आप बिल्कुल अपने आप को सकारात्मक मोड में रखें, और ऐसे लोगों से ही बात करें जो कि आपको अच्छे से मोटिवेट करते हैं, और नेगेटिव माइंडसेट के लोगों से आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ये मैं मानता हूं। इसके अलावा OMR शीट को लेकर हमारी बात हो चुकी है, हेल्थ को लेकर के हमने बात कर ली है, सेंटर पे हमने जाने के लिए बात कर ली है, कोई बात मुझे नहीं लगता कि कोई बची हुई है। और एज ए बायोलॉजी फैकल्टी अभी सर ने बताया था कि भाई NCERT का रिवीजन हमें अच्छे से करना चाहिए, और हाँ मैं ये कहूंगा कि समरी जो होती है NCERT की वो भी आपको पढ़नी है। वो समरी में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है, और कई बार बच्चे जो चैप्टर का जो पहला जो साइंटिस्ट जहाँ पे नाम लिखा हुआ है बायोलॉजी में, उसको भी वो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ के जाए, ऐसा मैं सजेस्ट आपको करूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपनी कोचिंग की तरफ से जो मेरी टीम के सदस्य हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा कि बच्चों आपने बहुत मेहनत की है, और जिस मेहनत को आपको वहां लगा के आना है उसमें आपको डरना नहीं है, निडर रहना है, साहसी बनना है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाना है। मैं ये कहूंगा कि जिस बच्चे ने जितना काम किया है वो उससे बेहतर करके आएगा, ऐसी कामना मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। थैंक यू सर।